हर प्रोफाइल पर कोशिश की गई है आपको एक एक क्वेश्चन दे दिया जाए। ये तो जनित में जारी, अब फिर से कोटा की बारी। मेरी लैंग्वेज में कहूँ तो बस देखा सूंगा और आंसर, इतनी सी देर में आंसर आना चाहिए बच्चों। रेडियो एक्टिविटी पर तो क्वेश्चन आना ही है, 2022 में आया है नीट में, केमिस्ट्री में, इसलिए आपको फिजिक्स में तो अलर्ट रहना ही, यहाँ पर भी रहना है। इस टॉपिक से या इस T20 की सीरीज से आपके नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव होने वाले हैं। हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं जानता हूं कि थोड़े से स्ट्रेस में हैं, स्ट्रगल में हैं, पर कोई बात नहीं दोस्तों, इसी स्ट्रगल के बाद हम मंजिल तक पहुंचेंगे। मैं दीपक अरोड़ा आज आपको T20 यानी टॉप 20 क्वेश्चन के थ्रू केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर रिवाइज कराने आया हूं। तो हम उससे पहले थोड़े से फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको पता है बच्चों, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल नीट में कम से कम एक क्वेश्चन आता ही आता है और दो भी आ सकते हैं। दूसरा, रेडियो एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब हमारे पास फिजिक्स में भी एक क्वेश्चन कवर होगा और केमिस्ट्री में भी। तो चलिए पहले जल्दी से फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले हमारे पास ये बात समझ में आ जाए कि हम ये तीन टॉपिक, आपने 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है और 12th में आकर के आप काइनेटिक्स पढ़ते हैं। तो ये हम क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में शॉर्ट जल्दी से एक बात बताते हैं कि किसी भी प्रोसेस का होना या ना होना, इसका मतलब स्पॉन्टेनिटी जानने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। और अगर वो प्रोसेस हो गया तो उसके बाद किस एक्सटेंट तक वो जाएगा, यानी कि उसका किस एक्सटेंट तक रिएक्शन का लिमिट है, यानी वो इक्विलिब्रियम तक पहुंचता है। आपको पता है कोई भी सेटअप अगर इक्विलिब्रियम तक पहुंचता है तो उसकी लास्ट लिमिट होती है। वो हमें कहाँ से मिलता है? केमिकल इक्विलिब्रियम से। चलिए, स्टार्ट भी हो गया और इक्विलिब्रियम तक पहुंच भी गया, बट वो पहुंचा किस स्पीड से? तो स्पीड से रिलेटेड सारी बात तो बच्चों किस में होने वाली है? केमिकल काइनेटिक्स में। ये हमारा आज का मेन मुद्दा है। तो आज मैंने इनको कनेक्ट किया कि ये तीनों चैप्टर हम कैसे पढ़ते हैं। इसके लिए मैं आपको एक स्टाइल से बताता हूँ, आपको रिवाइज कराता हूँ कि ये एक बच्चों कोई मेरी कार नहीं है, ये एक रिएक्शन कार है। इस रिएक्शन कार का स्टार्ट होना या ना होना, इसके इंजन में जो फ्यूल है उस फ्यूल के कंबशन रिएक्शन की अगर डेल्टा जी नेगेटिव आती है, उस डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है कि ये कार स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देख रहे हो कि दो स्टीयरिंग है इसमें, इसका मतलब ये फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी। इस बात को बताएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम के और क्यू को कंपेयर करते हैं। के और क्यू के कंपैरिजन से हमें पता पड़ता है कि अगर के का वैल्यू ज़्यादा है तो ये फॉरवर्ड चलती है और क्यू का वैल्यू ज़्यादा है तो बैकवर्ड चलती है। तो ये चल गई, डायरेक्शन पता पड़ गई, हमें एक्सटेंट पता पड़ गया। तीसरा पॉइंट कि ये नैनो कार है या BMW, उसके बारे में पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसकी स्पीड जाननी होगी। और स्पीड सारी बात कौन करेगा? केमिकल काइनेटिक्स। तो इस काइनेटिक्स के चैप्टर में हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको बताता हूं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पहला पॉइंट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉलिजन थ्योरी। ये 5 मेन मुद्दे हैं जो हमें इस पर डिस्कस करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फटाफट से हम क्या करने वाले हैं? फॉर्मूले को रिवाइज करने वाले हैं, ताकि हमारे दिमाग में वो सारे फॉर्मूले, ग्राफ व्राफ सब आ जाए, क्योंकि ग्राफ पर भी क्वेश्चन आता है काइनेटिक्स में। चलिए, तो रेट कैसे डिफाइन करते हैं? आपको पता ही है कि हम ए के डिसअपियर होने की जो रेट होती है, इसको बी के डिसअपियर होने वाली रेट से कैसे कनेक्ट करते हैं? इनके स्टोइकियोमेट्री का डिवाइड करके। देखिए आप, N1 ए का स्टोइकियोमेट्री और N2 बी का स्टोइकियोमेट्री है। अगर इनके स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट का मैंने डिवाइड कर दिया तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। विदाउट स्टोइकियोमेट्री ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस की बात करते हैं। बट अगर इन दोनों को या इन तीनों चारों को एक साथ कनेक्ट करना है तो बच्चों हम क्या करते हैं? इनके ही स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट का इनमें डिवाइड कर देते हैं अपीयरेंस और डिसअपियरेंस की रेट में, जिससे क्या हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन हमें मिल जाती है और ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इस पर 2023 में यहीं से क्वेश्चन आया था। के का यूनिट हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे होता ये है मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n। यहां पर n क्या है बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और टाइम इनवर्स तो रहना ही है। अब आती है बात कि हम एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन में हमें यहां पर सीधा उसका बैलेंस इक्वेशन अगर हमारे को दिखा, उस बैलेंस इक्वेशन में हम क्या करते हैं? उसी से उसके ऑर्डर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि N1 N2 जो इसका स्टोइकियोमेट्री है, हमने सीधा उसका रेट लॉ लिख दिया यहां पर, और रेट लॉ से हमें क्या मिल गया? N1 N2 यानी N1 + N2 क्या हो गया? इसके ऑर्डर की वैल्यू आ गई इस रिएक्शन के। तो ये काम हम सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पर कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर हमें ऐसा नहीं कर पाएंगे, वहां हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही साथ हमें कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा या फिर हमें क्या करना होगा
कि कोई मैकेनिज्म दी गई होगी, उससे हम रिलेट करेंगे। आते हैं इधर, एक पॉइंट काम का है, एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू ही इसका ऑर्डर होती है। कौन सी रिएक्शन का? केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम ये बात बोल सकते हैं। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री, क्योंकि अगर जीरो ऑर्डर हुआ बच्चों तो जीरो ऑर्डर के लिए जीरो उसका स्टोइकियोमेट्री होगा, तो फिर वो रिएक्शन कैसे होगी? जीरो इंटू ए गिव्स प्रोडक्ट। ये तो कोई रिएक्शन हुई नहीं, इसका मतलब ये इस टाइप की, मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन एलिमेंट्री कभी नहीं होती है। फटाफट से आगे वाला स्लाइड देखते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कम से कम 2 स्टेप में होती है, और उन 2 स्टेप, मिनिमम 2 स्टेप, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब बात कर रहा हूं कि उन 2 स्टेप में से कोई ना कोई स्लो स्टेप होता है। जो स्लो स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? RDS। क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हम रेट लॉ लिख सकते हैं। उस रेट लॉ के अंदर हमें बस यही बात ध्यान रखनी कि कोई इंटरमीडिएट ना आ जाए। अगर कोई इंटरमीडिएट आ जाता है तो हमें उसे एलिमिनेट करना पड़ता है। आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होता है? डीकंपोजिशन ऑफ गैसेस ऑन द मेटल सरफेस। मेटल की सरफेस पर गैस का आकर के एड्सॉर्प्शन करना या रिएक्शन करना, ये कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है? जीरो ऑर्डर। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंसी नहीं आएगी, मेटल की साइड्स पर डिपेंडेंसी आएगी। फोटोकेमिकल रिएक्शन, वो फोटोन जो आएंगे उसकी इंटेंसिटी पर रेट डिपेंड करेगा। आप कितना भी क्वांटिटी लेकर चल लें, जैसे H2 और Cl2 की रिएक्शन अपन कराते हैं, उसमें अगर आपने इनको फोटोन नहीं दिए या ज्यादा फोटोन दिए तो ज्यादा रिएक्ट करेंगे, और नहीं दिए तो नहीं करेंगे, राइट? इस तरीके से कुछ रिएक्शन, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, ये कुछ रिएक्शन ऐसी स्पेशल टाइप की होती है जो जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। जल्दी से डिफरेंशियल रेट इक्वेशन देखते हैं। -dA/dt इज इक्वल टू के। ए की पावर क्या दिख रही है आपको? 0। इसका मतलब कंसंट्रेशन की पावर 0 होने से हमें ये दिख गया कि ये वैल्यू के बराबर आ जाएगी, यानी कांस्टेंट। इसका मतलब इसकी रेट क्या रहती है बच्चों? कांस्टेंट। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आते हैं। AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT और X इज इक्वल टू KT। हाफ लाइफ जो होता है इसका, यानी कि आधा 50% रिएक्ट होने वाला टाइम, वो A0/2 के। 100% कंप्लीशन टाइम में क्या आ रहा है? A0/K। A0 भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाती है? कांस्टेंट। क्या आ जाती है बच्चों? कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका मतलब ये फाइनाइट टाइम में खत्म होती होगी। कौन सी रिएक्शन? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन फाइनाइट टाइम में फिनिश हो जाती है। ग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पे क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए, इसका ग्राफ हमने बनाया AT वर्सेस T के बीच में। हमारे पास इक्वेशन ये रहा, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, मतलब Y इज इक्वल टू C माइनस MX। तो ये Y इज इक्वल टू C माइनस MX का लाइन है। X और T में हम ग्राफ बना रहे हैं बच्चों, तो X बराबर क्या था? KT, यानी Y इज इक्वल टू MX वाला ग्राफ बन गया। इसके स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? K के बराबर आएगी। रेट और कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए रेट इंडिपेंडेंट। हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में ग्राफ अगर बनाएंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ, ये दिख रहा है आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला, इस हाफ लाइफ के फॉर्मूले में A0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ, इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, हाफ लाइफ बढ़ता जाएगा। आते हैं फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करने। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम जो काम करने जा रहे हैं वो देखिए। इसके अंदर देखो, मैंने कहा था आपको कि रेडियो एक्टिविटी में भी आप एक क्वेश्चन इसका कर पाएंगे। तो ऑल रेडियो एक्टिव डीके किस में आते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी होती है, जो ओरिजिनल ऑर्डर कुछ और होता है, पर किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर उसका ऑर्डर फर्स्ट हो जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी अगर देखें तो -dA/dt इज इक्वल टू K। A की पावर क्या आ गई बच्चों? 1, बिकॉज ऑर्डर क्या था? फर्स्ट। इसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पर बात करें तो ये बहुत फेमस फॉर्मूला आपको पता भी होगा, KT इज इक्वल टू 2.303 log A0/AT। फटाफट से इसके ग्राफ भी रिवाइज करते हैं। log AT और T का ग्राफ वैसा ही है जैसा हमने उधर AT और T का ग्राफ देखा था जीरो ऑर्डर में। Y इज इक्वल टू C माइनस MX। हाफ लाइफ की वैल्यू आपको दिख रही है कि इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, 0.693/K। इसका मतलब हाफ लाइफ और A0 के बीच में जब ग्राफ बनाऊंगा बच्चों तो कांस्टेंट आएगा। हाँ, रेट इस बार कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, क्योंकि आपको दिखा पावर क्या है? 1। पहले पावर क्या थी? 0। तो अब मैंने कहा रेट कंसंट्रेशन के साथ साथ बढ़ती जाएगी। एक और काम की बात कि 75% कंप्लीशन का टाइम अगर हम निकाल रहे हैं तो 75 2 हाफ लाइफ के बराबर होगा इसमें। वहां 2 हाफ लाइफ कंप्लीशन लाइफ को बता रहा था, किसमें? जीरो ऑर्डर में। यहां हाफ लाइफ का डबल कर देंगे तो हम केवल 75% यानी T3/4 तक ही पहुंचेंगे। अगर मैं T7/8 निकालूंगा तो 87.5% इसका 3 हाफ लाइफ के बराबर होगा, राइट है। चलते हैं आगे। अब हम पढ़ने वाले nth ऑर्डर। nth ऑर्डर में ये भारी भारी भरकम से ये फॉर्मूले आपको याद नहीं करने हैं। जो इसमें से काम का फॉर्मूला है वो ये हम निकाल लेते हैं। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर 1 - n।
ये हमारे काम आने वाला है। और देखो, दो हाफ लाइफ आपको दे दिए जाए, दो इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिए जाए, तो आप यहां से ऑर्डर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इट इज हाफ लाइफ मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर निकालने का हाफ लाइफ मेथड यही है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो कॉलिजन थ्योरी पर आ गए। कॉलिजन थ्योरी में आपको पता है कि कॉलिजन के थ्रू ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, बट इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए दो कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पजेस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर उनके पास नहीं है या वहां तक की एनर्जी उनके पास नहीं है तो वो रिएक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर डायरेक्शन में अगर वो कोलाइड करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। ये एक ग्राफ, एनर्जी प्रोफाइल ग्राफ बना रखा है एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक में आपको पता है बच्चों कि ये रिएक्टेंट का एंथैल्पी है और ये प्रोडक्ट का, तो यहाँ प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है या एनर्जी वो ज्यादा होती है। कौन से में? एंडोथर्मिक में। इसलिए डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी, डेल्टा एच का हमेशा फॉर्मूला यही रहेगा बच्चों, और इसमें ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। इसके अंदर एक और फॉर्मूला हम यूज करते हैं, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, राइट। इसके बाद ये एक्सोथर्मिक के अंदर बात करते हैं, तो एक्सोथर्मिक में आपको पता है कि एनर्जी रिलीज होती है मतलब प्रोडक्ट बनेंगे तब एनर्जी रिलीज करके बनेंगे, और इसलिए इनके प्रोडक्ट की एनर्जी जो दिख रही है वो कम है और रिएक्टेंट की ज्यादा है। इसका मतलब यहां मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, और कम है तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव। क्या आने वाला है? नेगेटिव। वो यहां पर दिखा हुआ है, देखिए इसके अंदर ये लिखा हुआ है डेल्टा एच, इसके लिए नेगेटिव है और इसके लिए पॉजिटिव है। अब आती है बात फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, अगर आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट लिया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और नेगेटिव कैटलिस्ट ले लिया तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, सिंपल। इसके बाद बच्चों एक और फैक्टर बचता है, लास्ट फैक्टर, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को हम 10 डिग्री से अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? रेट डबल हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाती है, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है, राइट। हमने कहा कि अगर मैं 10 डिग्री के टेम्परेचर पर K का रेशो निकालूं, यानी T + 10/T इज इक्वल टू, ये 2 से 3 के बीच में आता है एग्जैक्टली, बट अगर कभी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू हम क्या लेते हैं बच्चों? 2, और टेम्परेचर भी नहीं बताया है तो इनिशियल टेम्परेचर हम ले लेते हैं 25, यानी K35 अपॉन 35/K25 की वैल्यू हमें यहां पर फाइंड आउट करनी रहती है, और उसको हम म्यू के बराबर लेंगे, और म्यू भी गिवन नहीं है तो उसको 2 के बराबर लेंगे, ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अरेनियस इक्वेशन पर आते हैं। K = AE⁻⁻RT। इसमें A अरेनियस कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है और प्री एक्सपोनेंशियल, बिकॉज ये E⁻⁻EA/RT इज द एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो उसके आगे लिखा हुआ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। E एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, और ये जो बात है बच्चों इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। ये वैल्यू अगर मैं इस अरेनियस इक्वेशन से देखूं तो K/A की वैल्यू इसके बराबर आएगी, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू EA। ये बहुत काम का है, क्वेश्चन उस पर आता है। इस अरेनियस पर लॉग ले लिया तो ये इक्वेशन बन गई। लॉग K और 1/T में अगर अपने ग्राफ बनाया तो उसके स्लोप की वैल्यू -EA/2.303। अगर दो टेम्परेचर पर K के वैल्यू दे दिए जाएं और दोनों टेम्परेचर गिवन हो तो आप यहां से EA का वैल्यू निकाल सकते हो। ये हमने किया बेटा रिवीजन। अब आ जाओ फटाफट से करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3 is 1.7 × 10⁻³ किलोग्राम पर मिनट। हम इन जनरल जो रेट की यूनिट पढ़ते हैं मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, बट यहां पर किलोग्राम पर मिनट में भी हम किसी का रेट ऑब्जर्व कर सकते हैं। हेंस रेट एट विच हाइड्रोजन रिएक्ट इज, मतलब हमें अमोनिया के अपेयर होने या फॉर्मेशन की ये रेट की वैल्यू दे रखी है, और हाइड्रोजन के लिए वो हमसे पूछ रहा है। तो हमारे पास रिलेशन था कि हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करके दोनों को रिलेट कर सकते हैं, बट यहां पर मास के अंदर सारा हिसाब किताब हो रहा है, यानी केजी पर मिनट में रेट दे रखी है और उसी में ही आंसर भी दे रखे हैं। आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर ऐसा है तो हम क्या करने वाले हैं, इसके साथ साथ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ साथ इनके मॉलिक्यूलर मास का भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये सारी बात हिंदी में भी गिवन है, आप हिंदी के पीडीएफ आपको इसकी यूट्यूब के कमेंट्स में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करिए, हिंदी वाले बच्चे भी पूरा क्वेश्चन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसमें कैसे रेट हुआ। मैंने बोला हेयर द रेट इज टर्म ऑफ मास सो डिवाइडेड बाय द मोलर मास। ये मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मोलर मास ऑफ अमोनिया, राइट, हम जानते हैं, वरना हम अगर ये मास में नहीं होता तो क्या रिलेशन आता बच्चों, इसको और इसको हटाकर सोचिए यही आता, बट यहां पर हमने मोलर मास का डिवाइड करा।
अब मोलर मास हाइड्रोजन का कितना 2, अमोनिया कितना 17। इसको हमने यहां पर हाइड्रोजन के बारे में हमें डिस्कशन करना है और अमोनिया की फॉर्मेशन हमें गिवन है, कितनी गिवन थी 1.7 × 10⁻³ ये 17 यहां पर नीचे है, ये वाला 2 और ये वाला 3 ऊपर गए, 2 से 2 कैंसिल, यहां से फाइनल आंसर आ गया बच्चों 3 × 10⁻⁴ kg/मिनट में ही आंसर आया। तो ये एकदम शॉर्ट तरीका है इसको फाइंड आउट करने का, राइट। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए फटाफट से सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फॉर रिएक्शन ए गिव्स पी, फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट एट 600 सेकंड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 66 पर आपको ये एज इट इज ग्राफ, डेटा थोड़े अलग हो सकते हैं बट एनसीईआरटी में से उठाया हुआ ग्राफ है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है बच्चों, और 600 पर हमें पर्टिकुलर 600 पर बात कर रहा है। अगर पर्टिकुलर 600 पर बात कर रहा है ना बच्चों, तो हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है, एवरेज नहीं निकालनी। इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं जानते हो, हम उसके जो टेंजेंट ड्रॉ करा है हमने 600 पर, उसके स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसके स्लोप की वैल्यू। -dc/dt, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू -dc/dt, और वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आप ध्यान से ग्राफ को देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है टेंजेंट के ऊपर के पॉइंट है। अगर किसी बच्चे ने ग्राफ के ऊपर के पॉइंट लेकर के कंसंट्रेशन फाइंड आउट करी तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ एवरेज एनर्जी को, एवरेज रेट को बताएगा। हमें यहाँ एवरेज नहीं पूछा गया है, हमसे यहाँ इंस्टेंटेनियस रेट पूछी है। इंस्टेंटेनियस में आपको स्लोप निकालना पड़ता है, यानी dy/dx, यानी कि यहां जो y एक्सिस पर लिखा हुआ है कंसंट्रेशन, तो dc/dt। क्लियर। तो इस तरीके से हमने वही पॉइंट लिए जो टेंजेंट के ऊपर थे, यानी कि टेंजेंट के ऊपर कौन कौन से पॉइंट थे, ये देखो टेंजेंट के ऊपर ये 0.18 और ये 0.06, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी 350 सेकंड पर, और 750 सेकंड के ऊपर 0.06 थी। वही रीडिंग लेकर के हमने इसका स्लोप निकाला, उसकी वैल्यू आ गई 3 × 10⁻⁴, राइट। नेक्स्ट इसका ऑप्शन थर्ड मैच कर रहा है। इसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। ये और अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन पर हम काम कर रहे हैं। इफ द स्लोप ऑफ लाइन ऑफ द ग्राफ बिटवीन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ग्राफ किसके बीच में है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, और टाइम भी किस में है बच्चों, यही बातें ध्यान रखनी होती है आपको। मैं जैसे अंडरलाइन कर रहा हूं, यही काम आपको भी नीट में करना होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज -0.2, मतलब स्लोप का वैल्यू दे रखा है। देखिए गिवन क्या है, इफ द स्लोप, यानी कि गिवन है स्लोप का वैल्यू आपको, देन डिटरमाइन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इफ आफ्टर 30 मिनट्स इट्स कंसंट्रेशन इज 0.05। इसका मतलब 30 मिनट्स के बाद, देखो यहां टाइम का लफड़ा किया है, ये आवर्स में, ये मिनट में, तो अब ये इसीलिए अंडरलाइन करा जाता है कि हम इस चीज को ध्यान रखें, राइट। तो हमें करना क्या है, पहला काम, जीरो ऑर्डर पढ़ते ही मेरे दिमाग में फॉर्मूला आया होगा, AT = A0 - KT, राइट। A0 मुझसे पूछा है, AT मुझे दे रखा है, K की वैल्यू स्लोप से आ जाएगी, टाइम जो टाइम है वो भी गिवन है, तो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। AT = मैंने कहा AT = A0 - KT, AT का वैल्यू वही y = C - mx, इसमें m क्या है, स्लोप का वैल्यू किसके बराबर, -k के बराबर। m की वैल्यू क्या होती है, -k, और अगर m की वैल्यू -k है तो देखो माइनस इधर भी और वहां भी कितना दे रखा था, -0.02, मैंने माइनस से माइनस को हटा दिया, तो k की वैल्यू मेरे को यहां से मिल गई। इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं AT, यानी AT क्या होता है जानते हो, AT का वैल्यू होता है t टाइम के बाद रिएक्टेंट का बचा हुआ कंसंट्रेशन। तो AT = हमने लिखा 30 मिनट्स के बाद, उसने बोला था 0.05 बचा हुआ है रिएक्टेंट, इनिशियल हमें बताना है, K का वैल्यू 0.2 और टाइम की वैल्यू क्या आ गई, 60 का डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि ये जो 30 था ये मिनट था बच्चों, और हमें जो K और ग्राफ की वैल्यू दे रखी थी वो आवर्स में थी, तो हमने इस 30 मिनट्स को 60 से डिवाइड करके आवर्स में लेकर आ गए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 60, ये 0.6 आ गया, 6/60 मतलब 0.1, ये 0.1 इधर आएगा, तो ये 0.15 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इससे मैच कर जाएगा, राइट। चलते हैं फटाफट फोर्थ क्वेश्चन पर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी होती है और उसका आपसे ऑर्डर पूछा जाता है। द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन A + 5B + 6C gives 3L + 3M has been determined by measuring the rate disappearance of A under the following condition। आपको A का, B का, C का, इन सब का इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है और इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A की वैल्यू भी आपको गिवन है।
ये हमारे पास 4 एक्सपेरिमेंट हैं, इनको देख करके इनके ऑब्जर्वेशन पे ही अपन काम करेंगे। देखो बच्चों, 12th में आपने इस तरह का क्वेश्चन किया होगा और आप रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और जी की पावर जेड, ऐसे करके आप इसका रेट लॉ लिख करके अगर एक्स वाई जेड 4 इक्वेशन बना के डिवाइड करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। नीट में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। हम करेंगे इन तीनों में से 2 को एक बार कांस्टेंट करेंगे और एक के रेस्पेक्ट में वेरी करेंगे कंसंट्रेशन को। उस कंसंट्रेशन के वेरिएशन से रेट पर क्या इफेक्ट आया, वो रेट का इफेक्ट हमें बताएगा कि वो किस पावर पर डिपेंड करेगा। जैसे ध्यान से देखो, बी और सी की कंसंट्रेशन यहां पर कांस्टेंट दिख रही है आपको, और इसमें क्या हो रहा है जानते हो, 1/2 यानी हाफ हो रहा है ये। अगर मैंने इसको हाफ किया तो रेट पर क्या इफेक्ट दिख रहा है मुझे, ये भी हाफ हो रही है बच्चों। इसका मतलब ये इसकी फर्स्ट पावर पर डिपेंड करेगा। इस ए की कंसंट्रेशन मैंने हाफ करी, रेट भी हाफ हो गई, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर। यस और नो। इसके बाद आता हूं मैं कि अब मैंने ए के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लिया, मैं अब इन दोनों को कांस्टेंट करके इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा तो मैं देख रहा हूं कि ए और बी कहां पर कांस्टेंट है। तो ए और बी कहां कांस्टेंट है उसको देखने के लिए फटाफट से देखते हैं। ये फर्स्ट और फोर्थ में, यहां पर मैं लॉक लगाता हूं, ये फर्स्ट और फोर्थ, ये फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ये दोनों कांस्टेंट हो गए। अब देखेंगे कि सी की कंसंट्रेशन को क्या किया। सी की कंसंट्रेशन को आपने किया है 2 टाइम्स डबल। इसको डबल करने पर ये हो गया, रेट पर क्या इफेक्ट आया बच्चों, 4 टाइम्स। अगर ये डबल करने पर कंसंट्रेशन ऑफ सी को डबल किया और कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो गई, इसका मतलब सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया 2। क्यों? क्योंकि अगर मैं कंसंट्रेशन डबल कर रहा हूं और 4 टाइम्स से रेट बढ़ रही है तो मतलब पावर किस पर डिपेंड करेगा, सी की पावर 2 पर। अब मैं अगर सी को और ए को कांस्टेंट करते हुए बी का वेरिएशन करूंगा, ध्यान से देखिए, सी और बी, ए और सी कहां पर कांस्टेंट है वो देखना रहेगा हमें। तो पहले और थर्ड एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में ध्यान से देखिए कि ये कांस्टेंट होगा। ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट और थर्ड के बीच में बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट और थर्ड में ये कांस्टेंट हो गया है ना, और ये भी कांस्टेंट हो गया। अब बचा कौन, बी का वेरिएशन। बी का वेरिएशन देखो बच्चों, यहां पर 0.02 से 0.04, इसको डबल किया गया, रेट भी क्या हो गई, डबल हो गई। अगर रेट डबल हो गई तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आएगा, सिंगल ऑर्डर, यानी फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहां पर मुझे दिख रहा है कि इसके रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन को ट्वाइस किया तो रेट भी ट्वाइस हो गई, तो ऑर्डर आ गया 1। मतलब ए के रेस्पेक्ट में 1, बी के रेस्पेक्ट में 1 और सी के रेस्पेक्ट में 2। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ये मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट ही मैच कर रहा है और कोई मैच नहीं कर रहा, इसलिए हमारा आंसर आ गया फर्स्ट। हाँ जी, ये हिंदी में आपको मिलेगा क्वेश्चन। यहां पर हमने इक्वेशन बनाई, उसको कांस्टेंट किया, उससे हमारे पास वैल्यू आ गई ऑप्शन फर्स्ट, राइट। आ जाते हैं फिर से रेड मार्कर लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये रहा क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0 और फ्रैक्शन। बिल्कुल, ऑर्डर की वैल्यू 0 और फ्रैक्शन हो सकती है, मुझे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है। इसके बाद सेकंड, वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक्सेप्ट फ्रॉम द एलिमेंट्री रिएक्शन। ये भी सही बात है, हमने जब पढ़ा था स्टार्टिंग में, रिवाइज किया था, तब एलिमेंट्री रिएक्शन में N1 N2 आए थे। मैंने कहा था इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो आपको एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर मिल जाएगा, राइट बात। तो इसका मतलब एलिमेंट्री के लिए तो आप बैलेंस इक्वेशन से ऑर्डर निकाल सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स में आपको या तो मैकेनिक्स चाहिए या फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में था। मैंने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रखे हैं ताकि आपका चैप्टर जिस सीक्वेंस में बढ़ेगा उसी में क्वेश्चन आपको बढ़ते नजर आएंगे, राइट। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। पहला ऑप्शन यहां पर ठीक हो गया। चलते हैं, ये हिंदी में आपको मिलेगा ही। फर्स्ट के आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, राइट। 6 नंबर क्वेश्चन बेटा 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन आया हुआ है। सेम तो नहीं लूंगा क्योंकि मैं कुछ और उसमें एक ऑर्डर के बारे में मैंने यहाँ 3 ऑर्डर कवर किए। कंसीडर द प्लॉट गिवन बिलो फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन Na गिव्स B + C। हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ऑर्डर अपने को ग्राफ दे रखा है बेटा, उसको अपन चेक करेंगे। हमें सबके हाफ लाइफ के बारे में पता है, और अगर नहीं पता है तो आपको ट्रिक बताएंगे, क्योंकि ट्रिक से आपको वो परमानेंटली याद हो जाएगा। वेल, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में कोई रिलेशन नहीं, यानी कि किस पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो मुझे लगता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। इसके बाद हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ साथ वो बढ़ रहा है, तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन, राइट। इसके बाद ये 1/A0 और T के बीच में ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चेक करते हैं। अभी
इस ये हिंदी में आने के बाद हम सॉल्यूशन पर आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ ln 2/k होता है, यानी कांस्टेंट, इनिशियल पर डिपेंड नहीं करता, वैसे ही था ग्राफ। जीरो ऑर्डर पर बात करें तो इनिशियल कंसंट्रेशन k तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, t 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया कौन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ऐसा ही था वहां पे। ये देखिए 1/a0 और t हाफ के बीच में ग्राफ बनेगा, तो यहां पर ये हो गया y, ये हो गया m और ये हो गया x, तो y इज इक्वल टू mx वाला ग्राफ ही था इसके 1/a0 के बीच में और t हाफ के बीच में, ठीक है। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा आ गया। अब ये तो जनित में जारी, अब कोटा की बारी। हम कोटा में किस तरीके से चीज को बताते हैं, ये देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात। t 1/2 और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 की पावर 1 - n, मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं 1 को कि 1 में ही 2 का डिवाइड करना है और 1 में से ही n को माइनस कर रहा है। अदरवाइज बच्चे ये हमेशा सोचते रहते यार n-1 था कि क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, क्या था, कुछ नहीं सोचना है। हाफ लाइफ यानी t 1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 की पावर 1 - n। क्लियर, चलते हैं आगे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। A certain reaction obeys the rate equation in the integrated form C1 - n power C0 1 - n power. The initial concentration C0 and C the concentration after time t. What is the unit of K? For n is equal to 3, मतलब थर्ड ऑर्डर के लिए जानना चाहते हैं कि इसके K की यूनिट क्या होगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां जो n दे रखा है वो ऑर्डर ही तो है, n की वैल्यू 3 हम उठाकर यहां रख देने वाले हैं और उससे हमें K की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे आएगा वो। देखिए c की पावर में मैंने n पुट n की वैल्यू 3, n वैल्यू 3 रखी तो यहां क्या हो गया 1 - 3 दैट इज -2, c0 -2 इज इक्वल टू 3 - 1 दैट इज 2 kt। अब मैं देख रहा हूं बच्चों की LHS में जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर क्या आएगी -2, और कंसंट्रेशन इन जनरल किस में लेते हैं, मोल्स पर लीटर में, तो मोल्स पर लीटर की पावर क्या आ गई बच्चों -2, और k इंटू टाइम, टाइम किस में होता है जनरली अपन किस में लेते हैं, सेकंड में। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, देखो लीटर नीचे था इसलिए लीटर जब ऊपर जाएगा तो प्लस में पावर आ जाएगी, तो लीटर की पावर 2 और मोल की पावर -2 और सेकंड इनवर्स तो नीचे गया ही है। ये तो जनित में जारी। अब फिर से कोटा की बारी। ध्यान से देखिए बच्चों, ट्रिक में 1 सेकंड में बिना आप पेन चलाए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, उसे समझो। ऑर्डर जब भी आपको निकालना हो बच्चों, तो जब भी आप ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो उसमें करेंगे क्या, 1 प्लस कर देंगे किसके अंदर, +1 करना होगा किसके अंदर, पावर ऑफ लीटर के अंदर। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे ऑप्शन दिखाता हूं मैं आपको। ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन देखते ही अब मैंने आपको ट्रिक क्या बताई कि लीटर की पावर में +1 कर दो, तो यहां तो लीटर की पावर है ही नहीं और हमारे को ऑर्डर तो पता है ऑलरेडी कि ऑर्डर कौन सा है, थर्ड। इसमें लीटर की पावर क्या है -1, +1 किया तो क्या हो गई, जीरो ऑर्डर, तो ये जीरो ऑर्डर हो गया। इसमें लीटर की पावर क्या है 1, 1 + 1 यानी ये सेकंड ऑर्डर हो गया, ये सेकंड ऑर्डर हो गया, ये जीरो हो गया, ये फर्स्ट हो गया। हमें तो कौन सा चाहिए, थर्ड। लीटर की पावर कितनी दिखी बच्चों, यहां मुझे लीटर की पावर 2 दिखी। मेरा आंसर ये, क्योंकि सर ने बताया 2 के अंदर +1 करते ही ऑर्डर आया, हमारा आंसर डायरेक्ट आया बिना टाइम खराब किए। मेरी लैंग्वेज में कहूं तो बस देखा, सूंगा और आंसर, इतनी सी देर में आंसर आना चाहिए बच्चों। चलिए, तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर। ध्यान से देखें, इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहले स्टेटमेंट में हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन को बोला गया, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो मुझे सही लग रहा है। किसके लिए बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा होता है तो मुझे स्टेटमेंट राइट लग रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में log r/r0 की वैल्यू अगर मैं देख रहा हूं और उसमें स्लोप की वैल्यू, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये r0/r होना चाहिए था, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ऐसा ही होता है, kt इज इक्वल टू 2.303 log r0/rt होता है, राइट। पर यहां क्या दे रखा, r/r0, तो इसमें थोड़ा सा अपन को कैलकुलेशन करके देखेंगे, इसलिए मुझे वो स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है। जल्दी से देखते हैं, ये देखिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें कोई दिक्कत नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर में ये डिपेंड ही नहीं करता, तो ये वाला स्टेटमेंट राइट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर में मैंने कहा था ना k इज इक्वल टू 2.303/t log r0/r, आ गई बात वही। तो log r0/r इज इक्वल टू 1/2.303 इंटू kt, राइट है। log r0/r की वैल्यू और k अपॉन दिस, देखिए ये यहां पर रखा और t उधर रखा, क्योंकि ग्राफ किसमें बन रहा है, y एक्सिस पर इसको लिया गया तो ये बन गया हमारा y, और x एक्सिस पर t को लिया गया तो ये t। तो अब ये जो बना वो m, मतलब ये स्लोप है, तो स्लोप की वैल्यू ये आई। बट क्वेश्चन में r0/r नहीं है, क्वेश्चन में r/r0 है बच्चों, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत हो गया। आप दोबारा से देखिए क्वेश्चन को,
आर अपॉन आर नॉट है, आर नॉट अपॉन आर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है और कथन प्रथम सही है और द्वितीय गलत है, यानी सही हो गया कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है, राइट। तो इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा टिक हो गया बच्चों, फोर्थ। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इस पर 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। यहां रिवर्सिबल का साइन है। द हाइपोथेटिकल रिएक्शन P2 plus Q2 gives 2PQ, फॉलो द मैकेनिज्म एज गिवन। मैकेनिज्म आपको दे रखा है, ये हमारी मेन रिएक्शन है बच्चों, और इस मैकेनिज्म में हमारे को 3 स्टेप दे रखे हैं, ये फास्ट है, ये स्लो है और ये भी फास्ट है। आप जानते हो कि स्लो स्टेप पर ही रेट डिपेंड करता है, क्योंकि वो स्लो स्टेप हो गया तो सब कुछ हो जाएगा, यानी उसके आगे का प्रोडक्ट तो अपने आप बन ही जाएगा क्योंकि वो फास्ट है। तो स्लो स्टेप को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम इससे रेट लिखने वाले हैं। मैंने कहा था कि अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कोई इंटरमीडिएट आ जाता है तो हमें उसे हटाना होगा। देखते हैं अब इंटरमीडिएट पहचानने का क्या तरीका है बच्चों। हमारी मेन रिएक्शन में P2, Q2 और PQ है, तो अगर कहीं पर P आया तो ये इंटरमीडिएट होगा, Q ओनली आया, वहां हमारे पास Q2 है और P2 है, तो P और Q आर द इंटरमीडिएट। देखिए P, इसके अलावा P2, Q2 और PQ आपको दिखेंगे तो वो तो P2, Q2 तो हमारे रिएक्टेंट हो गए और PQ क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। बट इसके अलावा ये P और Q जो है वो क्या हो गए, इंटरमीडिएट, राइट, जो रिएक्टेंट में रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं और आगे जाके रिएक्ट होके खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, जल्दी से देखते हैं। हमने कहा था RDS, ये रहा RDS, कौन सा था, स्लो वाला। इससे हमने रेट लिखी, रेट लिख करके R इक्वल टू K, उसके अंदर आएगा रिएक्टेंट P और Q2। तो Q2 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट P इंटरमीडिएट है, वो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट कभी भी रेट लॉ में नजर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो रेट लॉ सही नहीं माना जाता है। तो हम क्या करेंगे, जिस स्टेप में ये बच्चों बना है वो रिवर्सिबल स्टेप से हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे। तो प्रोडक्ट P इंटू P यानी P स्क्वायर अपॉन P2, यहां से P का वैल्यू निकाला तो ये वैल्यू आया। इस P की वैल्यू को उठा के बेटा मैंने यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। जब फर्स्ट इक्वेशन में P को एलिमिनेट किया, P इज द इंटरमीडिएट, उसकी कंसंट्रेशन को मैंने इस स्टेप से इस टर्म से रिप्लेस किया, तो क्या आ गया यहां पर मेरे पास, K की पावर 1/2, P2 की पावर 1/2, यही तो थी P की वैल्यू। अब K ऑलरेडी था फर्स्ट इक्वेशन में, ये रहा K, और Q2 तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, Q2 तो हमारा रिएक्टेंट है। यहां जब रख दिया तो K का ये जो मल्टीपल है, ये तो अनदर कांस्टेंट आ गया K डैश, और P2 की पावर आ गई 1/2 और Q2 की पावर आ गई 1। तो टोटल पावर क्या हो गई बच्चों, 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2, यानी कि 1.5 हमारा आंसर। थर्ड ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। चलते हैं जल्दी से 10th नंबर क्वेश्चन पर। इफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम फॉर 90% कंप्लीशन इज 10 मिनट, देन फाइंड द टाइम फॉर 99% कंप्लीशन। ये एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप दिमाग में ये कंसेप्ट फिट करें। कुछ एक पर्टिकुलर परसेंटेज और टाइम जब दे दिया जाएगा तो आपको इनडायरेक्टली K का वैल्यू दिया गया, अब वो किसी दूसरे परसेंटेज पर बात करेगा और टाइम पूछेगा, तो हमें दोनों के K की वैल्यू को बराबर कर देना है, बिकॉज K इज द रेट कांस्टेंट, और वो बच्चों किसी भी परसेंटेज पर डिपेंड नहीं करता है। K रेट कांस्टेंट टेम्परेचर और कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। चलते हैं इसको देखने, इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। K की वैल्यू 90% के लिए आपको दे रखा था उसका टाइम, और 99 के लिए पूछा था। ये K1 K2 की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। चलिए, तो यहां पर हमने ये वाला K का वैल्यू और ये वाला K का वैल्यू इक्वल कर दिया, इससे ये तो कैंसिल हो गया, ये log 10 और ये log 100 क्या होता है, 10 के पावर 2, तो इससे यहां पर सिर्फ 2 बचने वाला है, log 10 का वैल्यू 1 हो गया, तो वो 2 आ गया, तो 90 से 2 को मल्टीप्लाई करा तो 2 इंटू 90 इज द 99%, और 90% का टाइम हमें दे रखा था बच्चों 10 मिनट, तो हमारा आंसर आ गया कितना, 20 मिनट्स। ये तो जनित में जारी, फिर से कोटा की बारी। हम कोटा में कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक में करेंगे, ध्यान से समझिए, इसका कंक्लूजन दिमाग में रखिए कि जब भी कभी 90% का टाइम दे करके और 99 या 99.9 या 99.99 का टाइम आपसे पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 9 को गिनेंगे और आंसर देंगे। देखिए 2 9 है, यहां पर कितने 9 दिख रहे हैं, 2, इसलिए 2 आया। यहां कितने 9 है, 99.9 में 1 2 3 लगा दिया 3, 1 2 3 4, 4 9,
4 टाइम्स ऑफ 90% आंसर। अगर इस क्वेश्चन में 99.99% पूछी होती तो मैं सीधा क्वेश्चन में 90% के 10 मिनट को 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर 40 कर देता बिना किसी सॉल्यूशन के। यानी कि हम यही चीज आपका टाइम ही बचा कर देते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ ऑप्शन इसका मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज 0.04 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स एंड 10 सेकंड। ये 10 सेकंड पर रेट है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। कई बच्चे यही कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर है और ये वाली रेट आ रही है, मतलब ये यूनिट आ रही है। अरे बच्चों, रेट की यूनिट तो यही रहती है, के की यूनिट नहीं है ये। के की यूनिट होती तो टाइम इनवर्स होती, राइट। तो 10 सेकंड पर रेट ये थी और 20 सेकंड पर रेट हो गई कम, सही है। देन फाइंड दैट 50% टाइम कंप्लीशन आपसे पूछा है, हाफ लाइफ पूछा है। इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर ये भी क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है 2016 में इसी टाइप का, ठीक है। तो हम नीट 2016 में, तो ये सारे हमने वही कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अलग से नहीं आता है नीट में, वही चीजें फिर से रिपीट होती है। तो होपफुली इन 20 क्वेश्चन में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन जो T20 सीरीज चल रही है उसमें से कई क्वेश्चन आपको नीट के पेपर में मिलने वाले हैं, इसलिए आप ध्यान से इसको रिवाइज करें। चलते हैं, इसमें हमारे को बच्चों ये देख करके देखा 2 रेट 2 टाइम, इसका मतलब पर्टिकुलर इंटरवल फॉर्मूला यहां पर हम यूज करने वाले हैं। देखते हैं कौन सा फॉर्मूला होता है इंटरवल फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला इंटरवल फॉर्मूला होता है बेटा के T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 लॉग R1 अपॉन R2, राइट। इसको इंटरवल फॉर्मूला बोलते हैं। R1 अपॉन R2 का वैल्यू, ये R1 आपको 0.04 गिवन थी, 0.02 और टाइम 20 माइनस 10, राइट। T2 20 था। यहां से हमें क्या मिल गया बच्चों, K का वैल्यू। और K की वैल्यू देखिए यहां पर अपन ने क्या करा, ये पॉइंट हट गया यहां से, तो log 4 अपॉन log 2, log 4 का वैल्यू कितना, मैं इसको लिख सकता हूं आगे कि ये पूरी बात अंदर अंदर में सॉल्व कर रहा हूं। तो log 4 माइनस log 2, राइट। तो log 4 का वैल्यू 0.6 और log 2 का वैल्यू 0.3, ये रख दिया तो 0.3 यहां पर आ गया और ये 0.3 दिख रहा है आपको। यहां से हमारे पास ये K का वैल्यू मिला 0.0693। हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693 बाई K, तो 0.693 बाई 0.0693 दैट इज 10 सेकेंड आंसर। आया समझ में। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मे बी पॉसिबल फिर से आपसे पूछा जाए, ध्यान से इसको दिमाग में रखें, इसलिए ये फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं और कंसेप्ट भी सिखाए जा रहे हैं। सेकंड ऑप्शन उसका मैच करता था। ये एक और अच्छा क्वेश्चन आता है जो प्रेशर की प्रोफाइल पर है। हर प्रोफाइल पर कोशिश की गई है आपको एक एक क्वेश्चन दे दिया जाए। कंसीडर है गैसियस डीकंपोजिशन रिएक्शन गिवन बाय द A गिव्स B प्लस C। इसमें तीनों ही बच्चों गैस है, ध्यान से इसी को देखना होता है, इसी पे अंडरलाइन करनी होती है कि कोई सॉलिड तो नहीं है, क्योंकि इसमें अगर कोई सॉलिड हुआ तो हमारे वो काम का नहीं होगा। देखेंगे कैसे, वो आगे बताता हूं। इट इज फाउंड टू बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम बिफोर डीकंपोजिशन ऑफ A वॉज P0, यानी इनिशियल प्रेशर जो A का है वो P0 है, ठीक है। ये लिखा हुआ है इनिशियल प्रेशर का वैल्यू, यही अंडरलाइन करनी होती है, उसको दे रखा है P0 एट द टाइम टोटल, एट टाइम T टोटल प्रेशर। अब क्या है, टोटल प्रेशर है, कहीं A का प्रेशर ना समझ ले आप। टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज PT, द रेट कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन वुड बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले जो प्रेशर है वो सिर्फ A का है, पर T टाइम के बाद तो B और C भी बन गए और A बच भी गया। इसका मतलब A B C तीनों का मिलाकर जो प्रेशर होगा वो PT होगा। देखते हैं कैसे करना है इसको। ये देखिए इनिशियल प्रेशर P0, ये 0 0, कब, इनिशियल टाइम पर T बराबर 0 पर। T बराबर पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसमें से गया कितना, X, इसका बना कितना X, क्यों, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्री कितना 1, तो इसके 1 मोल से जब 1, तो इसके जब X जाएंगे तो इसका X बनाएंगे, इसके भी 1 मोल से 1 मोल, इसका मतलब इसका भी X गया तो इसका भी X बनेगा, राइट। अब ये प्रेशर के अंदर से X जा रहा है, इसका मतलब ये भी प्रेशर, सपोज एटीएम में अगर हम इस प्रेशर को मेजर कर रहे हैं तो ये X की यूनिट क्या होगी, एटीएम ही तो होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो लीटर हो जाए, क्योंकि अगर हम किसी क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं सेम में तो प्रेशर की टर्म में ही उसका वैल्यू होगा उस क्वांटिटी। तो X किस में हो गया, एटमॉस्फेयर में। मैंने कहा था T टाइम पर प्रेशर किसका होगा, तीनों का। तो ये हो गया A का प्रेशर, ये हो गया B का और ये हो गया C का। इन तीनों को ऐड किया तो टोटल प्रेशर आ गया हमारे पास PT। X से X कैंसिल, P0 प्लस X, X की वैल्यू निकाली तो PT माइनस P0। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का वो A0 अपॉन A0 माइनस X होता है, यानी कि A का इनिशियल प्रेशर और A का ही फाइनल प्रेशर,
समझ रहे हो? तो ए का इनिशियल प्रेशर कितना था पी नॉट, और ए का फाइनल प्रेशर कितना दिख रहा है आपको? दिस इज द पी नॉट माइनस एक्स इज द फाइनल प्रेशर किसका? ए का। रख दिया हमने एक्स का वैल्यू यहां पर और हमारा आंसर आ गया ये रहा। अब इतना टाइम अगर वहां पर लेंगे नीट में तो भाई ये तो क्वेश्चन छूटेंगे हमारे। हमें टाइम कम लेना है तो फिर से ये तो गणित में जारी, अगेन कोटा की बारी। कोटा में इसको किस तरीके से कराते हैं ध्यान से सुनिए। ये ट्रिक है बच्चों, इसको आप ध्यान रख लीजिए, आपका काम बहुत जल्दी हो जाने वाला है। ये सारा डेरिवेशन जो अपन ने लास्ट पेज पे किया वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको इसको समझ लेना है। KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग NP नॉट माइनस P नॉट अपॉन NP नॉट माइनस PT। यहां पर इस n को समझना ही जरूरी है। सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट गिवन बाय 1 मोल ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट। ये बात ध्यान रखनी एज इट इज। अगर ये आपने सही से अप्लाई करी, जैसे हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी बच्चों? थी A गिव्स B प्लस C, यही था ना? अगर A गिव्स B प्लस C था तो हमारे पास इसका 1 मोल है, राइट, कंडीशन सेटिस्फाइड। इसके और इसके मिला करके कितने हो गए? 2, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 2। जैसा कि यहाँ n बराबर 2 लिखा है, हमने सीधा यहाँ पर फॉर्मूला दिमाग में लाया यार, क्या था? NP नॉट माइनस P नॉट अपॉन NP नॉट माइनस PT। n की वैल्यू 2 रख दी, 2 P नॉट में से P नॉट गया तो क्या बचा? P नॉट, और 2 P नॉट माइनस PT, ये आंसर आ गया, सीधा आंसर, 2 स्टेप में आंसर, राइट। तो ये सेकंड ऑप्शन में हमें दे रखा था, हमारा आंसर आ गया, जल्दी से आ गया, ट्रिक से आ गया। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी पर तो क्वेश्चन आना ही है, 2022 में आया है नीट में, केमिस्ट्री में, इसलिए आपको फिजिक्स में तो अलर्ट रहना ही, यहां पर भी रहना है। हालांकि फिजिक्स में हटा दिया गया पर फिर भी आ सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर तो हम पढ़ाते हैं और रेडियो एक्टिविटी के सारे डीके फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इज दिस। हाफ लाइफ का वैल्यू 12.3 ईयर्स है। इफ द अमाउंट ऑफ आइसोटॉप लेफ्ट अनडिकेड, इसका मतलब इतने साल के बाद वो कितना बचा हुआ है? 3 ग्राम बचा हुआ है। तो इनिशियल मास बच्चों हमसे पूछा है, आपको मैं पूछूं कि एक हाफ लाइफ के बाद कोई क्वांटिटी कितनी बचेगी, तो आप बोलोगे इनिशियल का हाफ। 2 हाफ लाइफ के बाद इनिशियल का 1/4। तो ऐसे करते करते अगर n हाफ लाइफ निकल गए तो कितना अमाउंट उसका बचेगा? वही फॉर्मूला हमारे काम का है, वो बचेगा बच्चों AT इज इक्वल टू इनिशियल अपॉन 2 की पावर n। व्हाट इज AT? AT इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। n हाफ लाइफ जब चले जाते हैं तो जो अमाउंट बचता है उसे हम AT बोलते हैं, और A नॉट इनिशियल होता है 2 की पावर n। अब ये n निकालना हमें आना चाहिए, क्योंकि हम ये वहां देखते नहीं फिरेंगे कि कितने हाफ लाइफ चलेंगे। सीधा जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना था क्वेश्चन में? 49.2 ईयर्स, और हाफ लाइफ कितना था? 12.3। इससे हमें n की वैल्यू क्या मिल गई? 4। हमसे AT का वैल्यू यानी 14.2 ईयर्स के बाद जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप था वो कितना बचा था? ओनली 3 ग्राम्स। तो ये 3 ग्राम्स हमने कहां लिख दिया? AT की जगह पर। ये देखिए AT की जगह पर पुट कर दिया अपन ने 3, और A नॉट हमें फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू निकाल चुके 4, तो 2 की पावर 4। क्लियर? तो 2 की पावर 4 क्या होती है? 16 इंटू 3, दैट इज 48 आंसर जो हमारे सेकंड ऑप्शन में गिवन था। क्लियर? चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर फटाफट। फॉर एन एक्सोथर्मिक, पहला पॉइंट एक्सोथर्मिक, इसका मतलब इसी को अंडरलाइन, केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द 2 स्टेप। 2 स्टेप मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, पहला स्टेप स्लो स्टेप, दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप। और हमें करना क्या है? द प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय, इनमें से ग्राफ सेलेक्ट करना है। तो पहला पॉइंट जो मैंने कहा एक्सोथर्मिक, देखते ही मेरे दिमाग में आ गया कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। इसमें कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, पर इसमें तो रिएक्टेंट कहां दिख रहा है? यहां, और प्रोडक्ट कहां दिख रहा है? ऊपर। इसका मतलब ये ग्राफ तो हो ही नहीं सकता, इसको तो भूल ही जाओ। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक है ही नहीं, वो तो एंडोथर्मिक है। क्वेश्चन में एक्सो मांगा है। चलिए अब आते हैं कि जो प्रोसेस स्लो होते हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, और जो फास्ट होते हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम। तो जो स्लो है उसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा दिखनी चाहिए, यहां तो एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ये इतना सही है। और सेकंड स्टेप का जब AB से X बन रहा है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो ये फास्ट होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। हमारा पहला स्टेप क्या है? स्लो, तो ये मैच नहीं कर रहा। ये तो सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, जबकि ये तो कॉम्प्लेक्स है, ये एलिमेंट्री के लिए हो गया, ये भी नहीं मैच करेगा। अब देखते हैं इसमें A प्लस B से X बनना, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, तो ये स्टेप स्लो, तो स्लो ही है, बिल्कुल सही। X से AB बनना, X इज द इंटरमीडिएट, उससे AB बनना यानी एक्टिवेशन एनर्जी छोटी सी होगी, तो ये प्रोडक्ट जल्दी से बना देगा, तो ये फास्ट होना चाहिए, फास्ट है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? वही दे रखा है, ये हिंदी में है, और ये इसका सॉल्यूशन एक ही लाइन में। फर्स्ट स्टेप इज स्लो विद द हाई EA while the fast second step will be the low EA, एक्टिवेशन एनर्जी
फास्ट स्टेप की लो होती है। चलते हैं, वो थर्ड ऑप्शन में आपको मैच कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैच द कॉलम भी आने के चांसेस हैं, तो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उस टाइप के क्वेश्चन को भी करना चाहिए। हर प्रोफाइल को यहां डिस्कस किया जा रहा है। कॉलम फर्स्ट को कॉलम, मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड। कैटलिस्ट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट किससे मैच करेगा, चलो पढ़ते हैं। कैन नॉट बी फ्रैक्शन, ये नहीं। प्रॉपर ओरिएंटेशन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, राइट, कैटलिस्ट का काम ही यही होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, तो चलिए ए के साथ तो मैंने मिला दिया आर। आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कैन नॉट बी फ्रैक्शन और जीरो, ये भी सही बात है, ये पी मिल गया। इसके बाद सेकंड हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रखा है, आप ये ना सोचे कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड क्या, फोर्थ क्या, फिफ्थ क्या, फर्स्ट ऑर्डर की सारी हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है, जैसा कि फर्स्ट होता है, सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट, तो ये इसके साथ मैच कर गया एस। आगे बढ़ते हैं, ये बेटा मैंने बताया था कि वो होता है, देखते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, रेफर टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द एनर्जी इक्वल टू द ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट, तो इसका मतलब इसके साथ डी के साथ मैच कर गया यू। अब एनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शन आर समटाइम्स स्लो, यानी कि ऐसी रिएक्शन भी स्लो हो जाती है जिनके पास बहुत अच्छी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज कराते टाइम क्या बताया था कि जब भी कोई इफेक्टिव कॉलिजन होनी है कॉलिजन थ्योरी में, तो दो फैक्टर काम करते हैं, एक एनर्जी फैक्टर और दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर। तो बच्चों, ये जो एनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शन है वो स्लो क्यों हो गई, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, प्रॉपर ओरिएंटेशन इज नॉट देयर। इसका मतलब इसकी मैचिंग हो गई क्यू के साथ। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में अगर कितनी भी एनर्जी वाला मॉलिक्यूल टकराएगा तो प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। आगे बढ़ते हैं, एरिया अंडर द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व, ये चीज कांस्टेंट रहती है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी को बताती है और ये 1 के बराबर, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, तो आंसर हमारा आ गया। चेक करते हैं, ए के साथ आर मैच हो रहा है, इसमें भी हो रहा है पर हो तो उसमें भी हो रहा है, तो आगे बढ़ते हैं, बी के अंदर पी तो यहां भी पी, एकदम से आंसर टिक नहीं करना चाहिए, पहले एंड तक जाना चाहिए। फिर सी के साथ एस, इसमें भी है, इसमें भी है, अरे वाह, थर्ड वाले में भी इतना ही दे रखा है, इवन सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी यहां तक सेम चल रहा है। डी के साथ हमारा मैचिंग हुआ यू, तो यहां पर भी यू है और यहां पर भी यू है। अब ये थर्ड वाला ऑप्शन हमें फ्री हो गया, 50-50 पर बात आ गई फर्स्ट और सेकंड में से। ई के साथ कौन सा, क्यू, तो ई के साथ क्यू और यहां ई के साथ टी, तो हमारा आंसर आ गया फर्स्ट। ऐसे बच्चों देख करके एंड तक चलना होता है, ऐसे नहीं कि बस अपना तो पहला मैच किया और आंसर, अरे बाकी के ऑप्शन में पहला मैच कर रखा होगा। तो ये हिंदी में वही क्वेश्चन और ये उसके पूरा जो मैंने बोला वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ मिलेगी, आप तसल्ली से पढ़ें, पर मेरे पास टाइम कम है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, इवन जो भी इस वीडियो को देख रहा है, किसी भी कोचिंग का है, वो इस पेपर को दे सकता है। 20 अप्रैल को ये पेपर होगा, वही नीट से पहले, नीट का मतलब 2 से 5 के बीच में ही होगा, और आप रजिस्टर कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके, किसी भी कोचिंग के अगर आप हैं, ओपन टेस्ट कराया जा रहा है, आप बिंदास होकर के इसको दीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए कि आखिर मैं किस लेवल तक पहुंचा हूं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, तो इसको आप जरूर एनरोल करिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है इससे। 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये मैंने कहा ना, मैंने हर वेराइटी का क्वेश्चन, एआर का एक भी नहीं आया था, एआर का क्वेश्चन करते हैं। तो असरसन बोल रहा है 2 डिफरेंट रिएक्शन कैन नेवर हैव द सेम रेट ऑफ रिएक्शन। अरे कोई भी 2 रिएक्शन की रेट सेम नहीं हो सकती क्या? हो तो सकती है, थोड़ा सा डाउटफुल है ये, अपन अभी चेक करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, ये भी गड़बड़ है भाई, केवल ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन पर थोड़ी डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन तो 3-4 फैक्टर पर डिपेंड करती है, कैटलिस्ट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया, है ना। तो मेरे को दोनों ही स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहे भाई, मेरे को ये बात समझ नहीं आई भाई। चलिए देख लेते हैं क्या इसके एक्सप्लेनेशन है। तो मैंने कहा ये तो हिंदी में क्वेश्चन, ये आ गया एक्सप्लेनेशन। असर्शन फॉल्स है, मैंने कहा था गलत है, रिएक्शन कैन हैव द सेम, बिकॉज आप जानते हैं बच्चों रेट बराबर के इनटू कंसंट्रेशन होगी। अब किसी का के कम है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, और किसी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, के की वैल्यू कम है, किसी का के ज्यादा है, इन दोनों के मैचिंग से मैं इसकी वैल्यू बराबर ला तो सकता हूं ना, किसी कंडीशन पर 2 रिएक्शन की रेट बराबर हो तो सकती है, इसलिए वो कह रहा है कभी नहीं हो सकती, तो गलत हो गया। रीजन भी फॉल्स है, रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, बहुत सारी फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है, तो इसलिए आपके दिमाग में ही रहना चाहिए, राइट। तो वही बात, कंसेप्ट क्या है इसके अंदर, इन्फ्लुएंस बाय रेट ऑफ रिएक्शन, इन्फ्लुएंस बाय मल्टीपल फैक्टर्स, नॉट अ सिंगल
कॉलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो ऑप्शन 2 इसका मैच कर रहा है। जल्दी से 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज ग्रेटर, बिल्कुल सही है, क्योंकि एंडोथर्मिक में बच्चों प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी होती है वो रिएक्टेंट से ज्यादा होती है, और मैं डेल्टा एच का वैल्यू जानता हूं HP माइनस HR। स्टेटमेंट ऑफ सेकंड पर बात करें, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन EA फॉरवर्ड की वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज हायर देन दैट ऑफ द बैकवर्ड। ये भी सही लग रहा है मुझे। और सही क्या लग रहा है, ये तो उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच बराबर क्या होता है, EA फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड ही तो होता है। अगर EA फॉरवर्ड ज्यादा है किससे, बैकवर्ड से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। ये हिंदी के बाद हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा आपके सामने एनर्जी प्रोफाइल, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ है। ये फॉरवर्ड, बिकॉज एंडोथर्मिक हम बात कर रहे हैं, ऊपर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जो एनर्जी वो ऊपर आनी चाहिए, रिएक्टेंट की नीचे आनी चाहिए, ऐसा हो रहा है। EA फॉरवर्ड यहाँ से यहाँ तक है और EA बैकवर्ड यहाँ से यहाँ तक है। ये बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है और ये फॉरवर्ड की, तो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी आपको दिख रही है ज़्यादा है बैकवर्ड के कंपैरिजन में। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, डेल्टा एच इक्वल टू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। फॉरवर्ड अगर ज़्यादा है तो डेल्टा एच क्या आएगा, प्लस आएगा, और उन्होंने प्लस ही बोल रखा है। प्लस का मतलब ही यही होता है बच्चों, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये सही था और उसका सही एक्सप्लेनेशन हमारे सामने है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर मैं कहूंगा कि फर्स्ट सही स्टेटमेंट है, सेकंड भी सही है और सेकंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ढूंढते हैं पहला ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मिल गया हमें, तो फर्स्ट ही मिल गया। तो फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। देखते हैं आंसर क्या है। ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी थियोरेटिकल, बेटा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी या जो कॉलिजन थ्योरी है उसमें कभी न्यूमेरिकल कम आकर के थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा आता है, इसलिए मैंने भी यहां पर थियोरेटिकल क्वेश्चन पर काम किया है, और वो भी कहां पर, कॉलिजन से। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज द RP इंटू ZAB e की पावर माइनस EA। रेट को हमें इस टर्म में गिवन है, हमें इसी को अंडरलाइन करना है। इन द अबव एक्सप्रेशन विच टर्म इज कॉल्ड स्टेरिक फैक्टर एंड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिएक्शन A एंड B। इसका मतलब मैं रेट को ऐसे लिख रहा हूं तो मैं इसको अरेनियस इक्वेशन से कंपेयर कर दूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि इसके अंदर जो रेट लिखी जाती है E की पावर माइनस EA बाई RT का, तो मैं A की फॉर्मूला जानता था, K बराबर A E की पावर माइनस EA बाई RT, मैं उसी से कंपेयर कर दूंगा। तो कंपैरिजन अरेनियस इक्वेशन, देखिए अरेनियस इक्वेशन हमारे पास थी, K की वैल्यू ये थी, इसको हमने इससे कंपेयर किया, तो इस फैक्टर से पहले जो लिखा होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, वहां से मैंने देखा कि इसमें लिखा हुआ P इंटू ZA, तो A इज इक्वल टू P इंटू ZAB आ गया। यहां पर P जो होता है स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर, क्योंकि कॉलिजन की बात हो रही है, केवल कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंसी नहीं आती, यही वो फैक्टर है जो बताता है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन में हुआ या नहीं हुआ। ये दोनों फैक्टर से इफेक्टिव कॉलिजन आती है और इफेक्टिव कॉलिजन से प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट से ही हमें रेट का वैल्यू मिलता है। चलिए, तो हमारे को ये दोनों चीजें मिल गई, इसमें सेकंड ऑप्शन में ये मैच करता है। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द 3 स्टेप विद द इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ये 3 स्टेप में हो रहा है। स्टेप नंबर 1 2 3, इसका K1 K2 K3, EA1 EA2 EA3 वैल्यूज गिवन है, और ओवरऑल रेट कांस्टेंट आपको देगा K1 इंटू K2 बाई K3 की पावर 2/3 ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। ये हमें पता करनी है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, अरेनियस इक्वेशन की हेल्प लेंगे, और अरेनियस इक्वेशन से हमने लिखा K इज इक्वल टू, वो जो एक्सप्रेशन दे रखा था उसमें सब में K का अरेनियस वाला इक्वेशन लगा दिया। ये जो E है ये ओवरऑल है, ये K1 के लिए था तो EA1 आ गया, और ये K2 के लिए था तो ये EA2 आ गया, राइट है, और ये EA3 K3 के लिए आ गया, K1 इंटू K2 बाई K3 था। अब देखो बच्चों कि ये पावर को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो EA3 माइनस में नीचे था, ऊपर जाके प्लस हो गया कि नहीं, और EA1 नेगेटिव EA2 नेगेटिव, बट मुझे यहां जिससे कंपेयर करना है वो खुद बाहर माइनस लेकर बैठा है, तो इसका मतलब मुझे भी इस वाली पावर में से माइनस बाहर लेना होगा। जैसे ही मैं माइनस बाहर लूंगा तो EA1 हो जाएगा प्लस, EA2 भी हो जाएगा प्लस, और EA3 हो जाएगा माइनस। वो देखिए, अब मैंने दोनों की पावर कंपेयर कर दी, तो इस EA की वैल्यू 2/3 EA1 प्लस EA2 माइनस EA3 हो गया, और ये EA1 EA2 EA3 आपको क्वेश्चन में गिवन था, आपने वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया। फिर से एक ही बात, ये तो सब जनित में जारी। अब हम कराते हैं कैसे कोटा में, उसकी बारी। कैसे कराते हैं, सीधा हम के एक्सप्रेशन को देखकर बच्चों आंसर कर सकते हैं।
आपको जब भी इस तरह क्वेश्चन मिल जाए तो जो ऊपर K1 K2 कुछ भी दे रखे हैं उनकी EA तो आप ऐड कर दें, जो नीचे है उसकी EA को आप माइनस कर दें और इसकी ओवरऑल पावर जो है उसको आप आगे ले जाएं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा और ये E की पावर में था। जैसे हम लॉग लेंगे तो पावर कहां जाती है बच्चों? आगे। अगर वो आगे आ गई तो सीधा इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है और डायरेक्ट हम कहां पहुंच गए? इस स्टेप पर। ये इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली इसका आंसर इस स्टेप से देंगे तो आपका टाइम बचेगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। एट 500 केल्विन इन अ रिएक्शन 0.001% ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल्स आर एक्टिव मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द EA इन द रिएक्शन। अब आपको सिर्फ यह समझना है कि टोटल मॉलिक्यूल के 0.001% ही एक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब हुआ कि इफेक्टिव कॉलिजन बताएंगे, है ना, इफेक्टिव कॉलिजन कर रहे होंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले उसी को समझते हैं कि हमने कहा ये वाला वो फ्रैक्शन था, आपको याद हो जब मैंने रिवाइज करा रहा था तो K/A की वैल्यू आई थी इसके बराबर, और ये फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स। उसका फ्रैक्शन बनाने के लिए परसेंटेज आपको दे रखा था इतना, इस परसेंटेज में मैंने 100 का डिवाइड लगाया तो ये फ्रैक्शन में आ गया 10 की पावर -5। F की वैल्यू अगर E की पावर -EA/RT है, मैंने दोनों तरफ लॉग बेस E पर लिया तो E पर लेने पर log ln F इज इक्वल टू E की पावर आगे आ गई और ln E पर E का वैल्यू हो जाता है 1, सेम बेस पर वैल्यू 1, तो E पर E की वैल्यू हो गई 1, तो ये आ गया हमारे पास। अब इस E को ln बेस E को 10 पर लेकर आया तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2.303 log 10 बेस पर F इज इक्वल टू EA/RT, तो log F बराबर क्या हो गया? -EA/2.303। ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। टारगेट था EA फाइंड आउट करने का और R की वैल्यू किलो कैलोरी में क्या होती है? 2 × 10 की पावर -3। टेम्परेचर गिवन था 500 केल्विन, हमने EA निकालना था, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। यहां से देखिए EA की वैल्यू क्या आएगी? माइनस साइन इधर आ जाएगा तो -2.303 RT log F। F का वैल्यू मैं पहले ही वहां पर बता चुका हूं कि 10 की पावर -3 में अगर 100 का डिवाइड करूंगा तो 10 की पावर -5 हो जाएगा, वो -5 आ जाएगा, आगे इस माइनस से वो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर प्लस में आएगा। दूसरी बात, 5 जब आ गया तो log 10 का वैल्यू 1, 10 बेस पर log 10 का वैल्यू 1, 2.303 2 × 10 की पावर -3 इंटू 500 इंटू -5, तो 500 इंटू 2 कितना हो गया? 1000 से 10 की पावर -3 कैंसिल और हमारा आंसर आया 11.515 जो हमारे सेकंड ऑप्शन में था। तो बच्चों उम्मीद है कि आपने इस एपिसोड को अच्छे से सुना होगा, टॉपिक पूरा रिवाइज हुआ होगा। इस टॉपिक से या इस T20 की सीरीज से आपके नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव होने वाले हैं। मे बी पॉसिबल इन्हीं में से कोई क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में से आ जाए। आगे भी आपको हर टॉपिक का T20 का सीरीज़ मिलता रहेगा, टॉपिक्स आगे अवेलेबल हैं, आप ज़रूर देखिए यूट्यूब के चैनल पर। मेरा वीडियो भी लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट।